पोस्ट का क्रिएट मेथड था, उसके अंदर वहाँ जी। पे कोई एक्सेप्शन आई या मे बी कोई कॉलम मिस्टेक थी जिसकी वजह से वो क्रिएट नहीं हुई, तो अब यूज़र तो क्रिएट हो गया, तो इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट करेंगे आप? सर इसके लिए वो होता है, हम अटैच एक मेथड होता है हम यूज करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अमन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, थैंक यू। गुड है। तो स्टार्ट करें इंटरव्यू। जी जी सर, बिल्कुल। Alright. ठीक हो गया। सो सबसे पहले हम को बताए कि लारावेल पीएचपी बेस्ड है, ठीक है, तो हम जी। पीएचपी से स्टार्ट करेंगे, तो आपको पीएचपी का तो नॉलेज होगा ऑफ कोर्स। सर मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने कोर पीएचपी में एक प्रोजेक्ट बनाया था और उसके बाद जो मेरे सीनियर हैं उन्होंने मुझे लारावेल पे शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होगा कि पीएचपी कैसे काम करती है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन वगैरह किस तरह से काम करता है। जस्ट जी बेसिक सर। नॉलेज, जस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस, नॉट द एग्जैक्ट सिंटैक्स दैट हाउ दिस विल वर्क और सो। ठीक है सर। ठीक हो गया। ओके, सो मेरा पीएचपी के रेलेवेंट आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एसोसिएटिव एरे? आपने पढ़ी होगी, एक इंडेक्स एरे पढ़ी होगी और एक एसोसिएटिव एरे, सो इनमें जी, आपस में एसोसिएटिव क्या डिफरेंस? जी। एसोसिएटिव एरे में इंडेक्स एरे में इस तरह से होता है कि जैसे हम एक एरे को डिफाइन करते हैं तो एरे के अंदर हम जिस वैल्यूज लिखते हैं 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, एसोसिएटिव एरे में हम उस वैल्यू के साथ उसकी की भी लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल नेम 1 जो है वो उसकी वैल्यू ये है, कॉमा नेम 2 की वैल्यू ये है। हम दरमियान में इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, एरो बनाते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। और अगर हमारे पास जो एरे है उसका एक एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी एक्सेप्शन को कैसे कैच करेंगे आप? सर आई डोंट नो, आई वुड रादर सर्च इट ऑन गूगल। हम्म, ठीक हो गया। ओके, इसके अलावा पीएचपी के अंदर आपने एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे किया है? लाइक आपने फॉर एग्जांपल एक क्यूरी है, उसको प्रिवेंट किस तरह से करना है कि उसमें हाईजैक ना हो सके वो? सर मैंने पीएचपी में इस तरह से इतना काम नहीं किया, लेकिन लारावेल में हम सी एस आर एफ टोकन यूज करते हैं फॉर्म्स के अंदर। हम्म, वो टोकन हर दफा चेंज होता है ताकि हम उसे हैकिंग से बचा सकें। ठीक है, तो वो टोकन कैसे बताता है, बचाता है हमें, उसका एक्सप्लेन करेंगी लाइक एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ? सर फॉर एग्जांपल जैसे बैंकिंग एप्स होती हैं, हम उनमें मनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो बेसिकली मनी ट्रांजैक्शन जो है जब भी हम करते हैं, मैं किसी बंदे को फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये ट्रांसफर कर रही हूँ, तो बेसिकली मैं कोई फॉर्म सबमिट कर रही हूँ उनके सर्वर के ऊपर। हम्म, तो सर्वर तक जब भी मेरा डेटा जाएगा वो इनक्रिप्ट होके जाएगा। हमारे पास दो तरीके होते हैं, हम या तो हैशिंग करते हैं या हम इंक्रिप्शन करते हैं। हैशिंग हम तब करते हैं जब हमें वापस वही एग्जैक्ट डेटा वापस नहीं चाहिए होता, क्योंकि हैशिंग को हम वापस रिट्रीव नहीं कर सकते। लेकिन इंक्रिप्शन में ये होता है कि हम वापस डीक्रिप्ट करके वही वैल्यूज वापस ले सकते हैं। तो हम इसके लिए सी एस आर एफ टोकन जो है लारावेल के अंदर यूज करते हैं। सी एस आर एफ टोकन जो है वो हमेशा हर रिक्वेस्ट के लिए चेंज होगा। तो हैकर के लिए ये जानना कि इस टोकन के अंदर क्या वैल्यूज हैं उसको प्रिडिक्ट करना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर दफ़ा वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है। तो इसके अलावा फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्ट जा रही है लारावेल एप्लीकेशन से और एक और हैकर भेज रहा है एप्लीकेशन से, तो अब लारावेल को कैसे पता चलेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है? नहीं सर, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है। और बाय द वे, इस इंटरव्यू के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं उनके आंसर भी लिस्ट डाउन कर दूंगा, ठीक है, ठीक तो है उसको सर। भी आप रिव्यू कर सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है सर। ठीक हो गया। अच्छा, देन हम चलते हैं, व्हाट इज़ फंक्शन ओवरराइडिंग? ये आपने पीएचपी के अंदर भी यूज़ किया होगा, लारावेल के अंदर भी यूज़ होता है, ठीक है, एक बेस कॉन्सेप्ट है।
सर फंक्शन ओवरराइडिंग और ओवरराइटिंग दो फंक्शन है, मैं हमेशा इनके दरमियान में कंफ्यूज होती हूँ, और जब भी मुझे ये यूज़ करना होता है मैं इसको हमेशा गूगल से एक दफ़ा पढ़ के और उसके बाद मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मेरा कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, एक ओवरलोडिंग है, बट मैं ओवरराइडिंग के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ और उसका आपने मुझे आंसर देना है। ठीक है। आपने जिस तरह से आपका जो भी आपने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है आपको एग्जैक्ट याद नहीं है, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लास ए है और उसके अंदर मेथड डिफाइन है ए बी सी, और एक क्लास है बी। ठीक है। बी क्लास के अंदर भी एक मेथड डिफाइन है ए बी सी, और बी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, मतलब उसको बिल्कुल। वहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं हम। तो अब जो ए बी सी है वो कौन सी क्लास वाला एग्जीक्यूट होगा? हम चूंकि क्लास ए को हम इनहेरिट कर रहे हैं तो उसके फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर तो वो प्राइवेट फंक्शन नहीं है तो क्लास ए का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लास ए का एग्जीक्यूट। तो जो उसके अंदर ए बी सी मेथड है बी के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं, क्योंकि हमने क्लास ए को कॉल किया हुआ है, तो इस वजह से इनहेरिट किया हुआ है, सॉरी। हम्म, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम लारवल की तरफ आते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस लारवल के अंदर है, ठीक है, तो हम लारवल के रेलेवेंट जी। जितना भी स्टाफ है उसको कवर करते हैं। सो आप मुझे बताएं आपने कौन कौन से लारवल वर्जन के साथ काम किया हुआ है? 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर मैंने 8 और 9 के साथ काम किया, क्योंकि मैं 8 के साथ काम कर रही थी तो वो वर्जन चेंज हो गया था, 9 में आ गया था, तो फिर नया एक हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो वो 9 के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, 9 के तो साथ। 8 और 9 में काम किया मैंने। ठीक है, तो इसके अलावा वैसे डिफरेंस का पता है कि उनके अंदर मेजर डिफरेंस क्या है? सर मेजर डिफरेंस उनके राउटिंग का थोड़ा सा चेंज हुआ था कि हम राउट कैसे लिखते हैं, हम्म, और इस तरह की और थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई थी उनकी। ठीक हो गया। अभी रिसेंटली आप एरे सिंटैक्स यूज़ कर रही हैं राउट्स के अंदर? नहीं सर, एरे मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने मिडलवेयर यूज़ किए हैं, और नहीं। इसके अलावा प्रीफिक्सेस कभी कभी जैसे जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से प्रीफिक्सेस यूज़ करती हूँ। ठीक है। अच्छा, प्रीफिक्स के अलावा वहाँ पे आपने एक प्रीफिक्स मेथड है, एक एज है, हेल्पर, ये आपने यूज़ किया होगा। तो इनको हम जी। क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्पस मुझे एक्सप्लेन करें, जैसे एग्जांपल के साथ बता दें। सम टाइम हम ये चाह रहे होते हैं कि जो हमने एक वो राउट बनाया है, डैशबोर्ड फॉर एग्जांपल बनाया है, तो हम उसको एक प्रॉपर नाम दे दें डैशबोर्ड का, और इसके साथ लिंक जितने भी इसके अंदर राउट्स होंगे, फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड होम है, डैशबोर्ड प्रॉपर्टीज है, डैशबोर्ड हम्म, कैटेगरीज है, तो उन सब के साथ डैशबोर्ड यूज हो जाए। तो हम बार बार रिपीट करने की बजाय हम एक ही प्रीफिक्स लगा देते हैं, और उसके उस प्रीफिक्स के अंदर फिर हम इन सब राउट्स को डिफाइन कर देते हैं, और उसके बाद जब हम राउटिंग करते हैं, जब हम एक्चुअल में वेब के ऊपर राउट पे जाते हैं, तो हम डैशबोर्ड के राउट के साथ ही आगे उनको चलाते हैं। तो बार बार डैशबोर्ड को लिखने की बजाय हम एक दफ़ा उसका प्रीफिक्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। और नेम्ड राउट्स आपने यूज़ किए हुए हैं? हाँ जी। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपने एग्जांपल दिया है डैशबोर्ड डॉट प्रॉपर्टीज, डैशबोर्ड डॉट होम, अब मैंने दो राउट्स बनाए जिसका पहले का नाम था डैशबोर्ड होम जिसका नेम था, और दूसरे का नाम था प्रॉपर्टीज़। तो अब इनका हम्म। जो भी पहला नेम है लाइक डैशबोर्ड, तो वो किस तरह से हाँ। मैं अचीव करूँगा ग्रुप के अंदर? आप उसको एज के साथ लेके चल सकते हैं डैशबोर्ड, और उसके बाद हम ठीक हो गया। एक राउट होता है रिसोर्सेज का, तो हम रिसोर्सेज अगर लगाएं तो ऑलरेडी हमें एक प्रॉपर बना बनाया राउट भी मिल जाता है, और इसके अलावा हम खुद से भी राउट्स जब बनाते हैं तो हम ठीक हो उस गया। नेमिंग कन्वेंशन को लेके चल सकते हैं। ठीक हो गया अमन, गुड। और इसके अलावा आपने वेब पे काम किया और एपीआई पे भी काम किया हुआ है? नहीं, एपीआई पे नहीं किया मैंने। ठीक है। दोनों पे नहीं किया हुआ, रेस्ट पे भी नहीं किया हुआ, और नहीं दूसरी? सर। ओके, सो हम इसको स्किप करते हैं। इसके अलावा राउट मॉडल बाइंडिंग एक कॉन्सेप्ट है, उसको एक्सप्लेन करें मुझे। राउट मॉडल
बाइंडिंग आई गेस तो ये है कि हम जो भी मेथड है, फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ को अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए हमें जिस चीज़ को हम अपडेट कर रहे हैं उसका आईडी चाहिए या इस तरह की कोई यूनिक चीज़ चाहिए, नॉर्मली आईडीज होती हैं। तो हम उस आईडी को राउट के अंदर रख के भेजते हैं उस फंक्शन को, ताकि वो ठीक उस आईडी को राउट से रिसीव करे, और रिसीव करने के बाद उस आईडी वाली जो फील्ड है उसको चेंज कर दे, अपडेट कर दे। ऑटोमेटिक कर दें। नहीं, ऑटोमेटिक तो नहीं, वहाँ पे हम आगे जो मेथड है उसके अंदर अ, हम फंक्शन यूज करते हैं अपडेट का। ठीक है। तो वो उसके जरिए से अपडेट कर देता है उसकी आईडी को लेके। आईडी तो एज अ रेफरेंस जाती है कि ये हमारा रेफरेंस है इस रो का, और इसमें आप नेम, कैटेगरी या जो भी चीज़ अपडेट करना चाहें वो आप अपडेट कर देते हैं। मतलब वो जो भी रिकॉर्ड होता है उसका एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रिटर्न कर देता है, ये कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक हो गया। गुड। ओके। सो इसके अलावा आपने लारावेल के जितने भी डेटाबेस यूज़ किए हैं, चाहे माई सीक्वल यूज़ किया है, पोस्टग्रेस यूज़ किया है, उसमें आप सर मैंने माई यूज किया। माई सीक्वल यूज़ किया है, तो उसमें आप कॉलम्स वगैरह कॉन्स्ट्रेंट किस तरह से क्रिएट करती हैं? क्या आप माइग्रेशन यूज़ करती हैं या डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं? सर मैं ज़्यादातर माइग्रेशंस यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा इजी लगता है कि हम माइग्रेशन के अंदर जाके अगर हमने कल कलां कोई और कॉलम भी ऐड करना है तो वो कॉलम भी हम ऐड कर सकते हैं, उसकी भी एक कमांड होती है, हम टर्मिनल में उसको रन कर सकते हैं। इसके अलावा जी। हमें वो ऑटोमेटिकली आईडी प्राइमरी की बना के दे देता है, टाइम स्टैंपिंग दे देता है, सॉफ्ट डिलीट्स दे देता है। हम्म। अगर हमने फॉरेन की कोई बनानी है तो वो दे देता है, तो उसके लिए मुझे माइग्रेशन क्रिएट करना ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं माइग्रेशन यूज़ करती हूँ। ठीक है। गुड है। और स्टैंडर्ड वे भी यही है कि आप माइग्रेशन से टेबल्स वगैरह को क्रिएट करें, कंस्ट्रेंट को क्रिएट करें, तो उनको हम अंडू भी कर सकते जी हैं। बिल्कुल। ठीक हो गया। इसके अलावा अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे ठीक है। पास एक टेबल है एप्लीकेंट्स का, ठीक है। और उस माइग्रेशन उस टेबल के अंदर मेरे पास 100 एप्लीकेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, उनका ठीक है। नेम है, उनका ईमेल है, उनकी पोजीशन है, एंड सो ऑन थिंग्स। अब मैंने क्या करना है, उसमें से नेम और ईमेल को ड्रॉप करना है विदाउट लूजिंग द डाटा। इसको मैं कैसे अचीव करूँगा? मतलब आप ड्रॉप मीन डिलीट करना चाहते हैं? जी, मैं जस्ट 2 कॉलम्स को ड्रॉप करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो भी लॉस ना हो, और मैं इसको किस तरह से अचीव करूँगा? सर मैंने ये वाला सिनेरियो मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम लोग सॉफ्ट डिलीट्स यूज़ करते हैं ताकि जो डेटाबेस अ, एक्चुअल डेटाबेस है। जी, जी। एक्चुअली मैं डिफरेंट पॉइंट को यहाँ पे हाइलाइट कर रहा हूँ। सॉफ्ट डिलीट वो हमारा कोडिंग के स्टफ से है कि हम वहाँ से डिलीट करते हैं और डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ पड़ी रहती हैं। ठीक है। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास 100 एप्लीकेंट्स पड़े हैं टेबल के अंदर, और मैंने माइग्रेशन उसी माइग्रेशन के ज़रिए 2 कॉलम्स को ड्रॉप करना है, तो उसको मैं कैसे करूँगा? लाइक आप डेटाबेस से डायरेक्टली ड्रॉप करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं माइग्रेशन के थ्रू 2 कॉलम्स को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो भी लूज़ ना हो। सर उसमें शायद जो माइग्रेशन है उसमें आप कॉलम्स के नाम लिख के और आगे ड्रॉप, वो जो नीचे ड्रॉप का एक मेथड बना हुआ होता है, हुँ। आप उसको यूज कर सकते हैं, ताकि आप नेम और ईमेल वाला कॉलम ड्रॉप कर दें और बाकी वैसे का वैसा डेटा पड़ा रहे। ठीक है। अच्छा, आपने 2 कमांड्स यूज़ की होंगी, माइग्रेट, रिफ्रेश और फ्रेश, तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? माइग्रेट फ्रेश में ये होता है कि सारे टेबल्स डिलीट होके दोबारा से माइग्रेट होते हैं, और रिफ्रेश में ये होता है कि टेबल्स डिलीट नहीं होते, खाली उनका डेटा डिलीट होता है, हम सिर्फ उसमें डेटा दोबारा इनपुट कर देते हैं। फ्रेश में हमें टेबल भी दोबारा से लेने पड़ते हैं, वो दोबारा डेटाबेस में आते हैं और डेटा भी दोबारा डालना पड़ता है। ठीक है, बट दोनों केस के अंदर हमारे टेबल्स ड्रॉप होते हैं, रिफ्रेश के अंदर भी होते हैं, फ्रेश के अंदर भी होते हैं, तो डिफरेंस क्या है इसका? नहीं, फिर मुझे नहीं पता सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपने क्यूज़ पे काम किया है?
नहीं सर, क्यूज पे नहीं किया मैंने। क्यूज़ का आइडिया है, क्यूज़ क्या होता है? क्यूज में ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सिस्टम पे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कोई बिजनेस है और हमारे पास कांटेक्ट अस का कोई पेज है, तो हमें लोग कांटेक्ट अस पे फॉर एग्जांपल आज के दिन में 100 लोगों ने कांटेक्ट किया है, तो हम ये चाहते हैं कि हम वापस एक रिस्पांस ईमेल उनको भेजें। तो वो हम्म। रिस्पांस ईमेल एक वक्त में 100 बंदों को नहीं जा पाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम उसको क्यू में लगा देते हैं कि हम्म। जैसे फर्स्ट वाला जो ईमेल है वो क्लियर होगा तो सेकंड वाला हो जाएगा, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह ये सारे क्यू 100 लोगों की ये ठीक फ्री हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्राउन जॉब का एक कॉन्सेप्ट है, उस पर आपने काम किया हुआ है? नहीं सर, इसका मैंने नाम सुना है लेकिन मैंने इस पे काम नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल मैं अब एक टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपने बैकअप लेना है हर 24 आवर्स के बाद, तो उस चीज़ को आप ठीक है। किस तरह से अचीव करते हैं लारावेल के अंदर? नहीं सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। ठीक है। ओके। अब हम बढ़ते हैं। हम आपने यूज़ किए होंगे मॉडल्स, या इनको एलोक्वेंट भी हम कहते हैं, और उसके अलावा यूज़ जी किया होगा बिल्कुल। आपने क्यूरी बिल्डर। इन दोनों को हमने कहाँ पे यूज़ करना होता है, मतलब एक्चुअल केस जहाँ पे हम मॉडल यूज़ करें उसका पर्पस भी बताएं, और क्यूरी बिल्डर को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए उसका पर्पस भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्यूरी बिल्डर्स हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमने एक ही क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, और हम यूजर जो है उसको हम, वो अगर कोई वेट कर रहा है या कहीं पे कोई वेटिंग वाला काम हो रहा है तो हम क्यूरी को थोड़ा सा हम क्यूरी को यूज कर लेंगे ताकि वेट करने की वजह से क्लाइंट को कोई मसला नहीं है जहाँ पे। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई फॉर ईच यूज किया है और फॉर ईच के अंदर हमारे पास कोई 3 क्यूरीज चल रही हैं, बताएं। तो 3 क्यूरीज जो हम चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रेफर हम ये करेंगे कि हम मॉडल्स को यूज करें, ठीक है। अच्छा, मॉडल को। क्योंकि मॉडल्स हम्म। कम टाइम लेते हैं एग्जीक्यूशन में। हम डायरेक्टली मॉडल से उठा रहे हैं डेटा को और मॉडल हमारा टेबल के साथ कनेक्टेड होता है, तो इस वजह से ये मैंने शायद कल परसों इस तरह का काम किया था कि मैं डीबी से डीबी और कॉलन कॉलन यूज हम्म। करके क्यूरी चला रही थी, तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने कहा कि इस तरह से तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूशन में लग जाएगा, तो हम्म। हमारा तो क्लाइंट भाग जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली मॉडल्स को यूज करें, उसमें हमारा ठीक एग्जीक्यूशन टाइम कम चलता है। ठीक है। चलें, इस पॉइंट को मैं इधर ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ये भी यहाँ से जी बेसिकली जो मॉडल्स हमारे पास होते हैं वो हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। लाइक हमारे पास रिलेशन उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं, कोई बिल्कुल। क्यूरी कर सकते हैं, लाइक हमें ज़्यादा क्यूरी नहीं लिखनी पड़ती, और मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं। पर जो क्यूरी बिल्डर है उसका एक्चुअल यूजेज हमारे पास वहाँ पे होता है जब हमारे पास डेटा सेट बहुत बड़ा हो। लाइक हमारे पास 10 लाख यूज़र हों, उनका हमने डेटा फैच करना हो, तो वहाँ पे क्यूरी बिल्डर परफॉर्मेंस वाइज बेहतर है इससे एलोक्वेंट से, और इसमें ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है स्पीड के अंदर। तो आई रिकमेंड यू टू यूज़ दिस क्यूरी बिल्डर फॉर द लार्जर रिकॉर्ड्स। तो ये आपके ठीक है। लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है, या अ, खुद आपने इस चीज़ को टेस्ट करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो लारावेल डिबग बार है उसको आप यूज़ करें और उसकी क्यूरी के मेमोरी यूजेज देखें, उसके टाइम वगैरह देखें, तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कौन सा फास्टर है। बट इट्स अ वेरी इनफॉर्मल थिंग, लेकिन मुझे शायद मॉडल्स के साथ क्यूरी लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं वो ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जी बिल्कुल। मोस्टली डेवलपर ऐसे ही करते हैं, और इवन मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो दोनों का यूज़ केस डिफरेंट डिफरेंट है। लाइक हम बिल्कुल। मॉडल्स हमें फंक्शनैलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, इजी टू यूज़ है, सेंटेक्स फ्रेंडली है। ठीक है, हमें सेंटेक्स बिल्कुल इजी लगता है उसका, और इंस्टेंटली हम उससे चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ईगर लोडिंग का। व्हाट इज़ ईगर लोडिंग एंड हाउ वी कैन अचीव दिस इन द Laravel?
ईगर मैंने दोनों पढ़े हैं, ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग, और लेकिन इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, उसके साथ आपने ठीक मुझे है। ईगर लोडिंग को या मे बी आपने उस एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है कि इसको किस तरह से हम बेटर बना सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपने मॉडल यूज़ किए हैं, ठीक है, तो फॉर जी। एग्जांपल आपके पास आपको गैस करें कि आपके पास 1000 यूज़र्स मौजूद हैं यूज़र्स टेबल के अंदर, ठीक है, और आप उनको गेट कर रही हैं यूज़र मॉडल के ज़रिए, और एक आपके पास मॉडल है पोस्ट का मॉडल, और उसके अंदर ठीक है। 10 लाख पोस्ट मौजूद हैं। तो अब हर यूज़र की या तो 100 पोस्ट हो सकती हैं या मे बी 200 या 500 हो सकती हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारा जो यूज़र मॉडल है उसका रिलेशन बिल्ड है पोस्ट के साथ, वन टू मैनी। ठीक है, जी। अब हमने सारे यूज़र्स भी गेट करने हैं, उनकी पोस्ट भी गेट करनी है। तो उसको हम किस तरह से गेट करेंगे, वो आप मुझे एग्जैक्ट एक लाइन बताएं, फॉर एग्जांपल मॉडल का नेम, देन उस तरह से किस तरह से आप इसको गेट करेंगे। सर अगर हम यूजर्स का डेटा गेट करना चाहते हैं और उसके साथ पोस्ट का, तो यूजर कॉलन कॉलन, और हम आगे यूज करेंगे विद के अंदर हम जो पोस्ट का हमने रिलेशनशिप बनाया था यूजर मॉडल के अंदर उसका नाम, और आगे हम गेट लगा सकते हैं। अगर हमने सारे करने हैं तो गेट, अगर कोई एक करना है तो फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे विद आपने लगाया है, तो विद के बगैर भी ये हो सकता है, तो विद की क्या रीज़न है। विद शायद मैं ज्यादा यूज करती हूँ तो इसलिए मैंने इसको विद के साथ कर दिया है। ठीक है, विथ बिहाइंड द सीन ईगर लोडिंग को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, जिस बिल्कुल। यहाँ से आपने वो लर्न किया होगा तो आप यूज़ करते होंगे, ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप विद यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, अब आपने वहाँ से रिकॉर्ड्स को गेट कर लिया, अब आपके पास रिकॉर्ड्स आ रहे जी। हैं, तब उसमें आपने फॉर एग्जांपल एक यूज़र है जिसकी मे बी कोई भी पोस्ट ना हो, और एक यूज़र है जिसकी 500 पोस्ट हो, तो उसकी एक्सेप्शन को आप किस तरह से कैच करेंगे। आ, उसकी एक्सेप्शन को हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास एक कोई स्टेटस का कॉलम होगा जिसमें ये होगा कि किसी के अगर जीरो है, नल है, फॉर एग्जांपल नल है और नल से ज्यादा है, तो वहां हम वेयर की एक क्लॉज लगा सकते हैं और बिल्कुल कह सकते हैं कि वेयर स्टेटस इक्वल्स टू नल, तो उसको हम ना लें, और दूसरे वाले जो। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, आपके पास यूज़र की कलेक्शन भी है, पोस्ट की भी कलेक्शन है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल। वेयर किस तरह से कंडीशन लगाएंगे और कहाँ पे लगाएंगे वो। जैसे पोस्ट पोस्ट जो है ना उसके अंदर एक कॉलम होगा स्टेटस का, तो हमने विद के जरिए पोस्ट को उठा लिया, उसके डेटा को उठा लिया, हम्म, तो हम आगे जो है एक फंक्शन भी लगा सकते हैं इसके अंदर, मुझे नाम भूल गया उस फंक्शन को क्या कहते हैं, और दूसरा हम वेयर भी लगा सकते हैं, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो पोस्ट फॉर एग्जांपल हम उसको पी कह देते हैं, एक ज्वाइन लगा देते हैं, ठीक पी है, डॉट स्टेटस इज ग्रेटर देन नल या ग्रेटर देन जीरो, या तो आप उन वाले रिकॉर्ड्स को गेट कर लें। गॉट इट, ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं हम। आपकी लारवल की स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, वो भी टेक्निकल है, और हमारा टाइम जी भी सर। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। मेरा जी सर। क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूज़र है, ठीक है, एक पोस्ट है, पहले आपका यूज़र क्रिएट होता है, और जो यूज़र की आईडी है वो पोस्ट टेबल के अंदर स्टोर हो रही है। ठीक है, तो मतलब ठीक है। जो पोस्ट टेबल है वो यूज़र पे डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अब आपने पहले टॉप पे यूज़र को क्रिएट किया, यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, उसका ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया। अब नीचे पोस्ट है, पोस्ट के कॉलम के अंदर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, जिसकी वजह से वो पोस्ट का जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट नहीं होता। ठीक है, तो ठीक है। आपने इन दोनों को आपस में सिंक किस तरह से करना है कि आप चाहती हैं कि जब यूज़र क्रिएट हो देन ही पोस्ट क्रिएट हो, अगर पोस्ट क्रिएट नहीं होती तो यूज़र भी क्रिएट ना हो, तो इस चीज़ को किस तरह से आप मेक श्योर करेंगे। अह, हाँ, एक आप मैनी का रिलेशन बना सकते हैं, एक यूजर मल्टीपल पोस्ट बना सकता है,
और एक पोस्ट जो है वो मल्टीपल यूजर्स के साथ रिलेट कर सकती है। तो हम जो इनका पिवट टेबल बनाएंगे वहां पे इनकी हम आईडीज ले लेंगे, दोनों पोस्ट आईडी भी और यूजर आईडी भी। तो हम इसके जरिए से इस सिनेरियो को कवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि आपके पास यूज़र क्रिएट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यूज़र के अंदर कोई भी इशू नहीं है, वो क्रिएट हो जाएगा। और नीचे जब कोड एग्जीक्यूशन आपके पास कंट्रोल नीचे आया, नीचे पोस्ट का क्रिएट मेथड था, उसके अंदर वहाँ जी। पे कोई एक्सेप्शन आई या मे बी कोई कॉलम मिस्टेक थी जिसकी वजह से वो क्रिएट नहीं हुई। तो अब यूज़र तो क्रिएट हो गया, तो इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट करेंगे आप? सर इसके लिए वो होता है, हम अटैच एक मेथड होता है हम यूज करते हैं कि जी आप इस चीज को अगर ये सक्सेसफुली हो जाती है तो आप अटैच कर दें, अदरवाइज आप इसको डीअटैच कर दें। लेकिन वो तो पिवट के केस के अंदर है, बट मैं अभी जी पिवट जी पिवट की तरफ नहीं जा रहा। मैंने कहा एक यूज़र क्रिएट हो गया है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट क्रिएट होनी है, तो अभी हमारे पास पोस्ट क्रिएट ही नहीं हुई, तो उसको पिवट वाला सिनेरियो तो हम बाद में लेके आते हैं कि हमने यूज़र को पोस्ट के साथ रिलेट करना है, तो हमारी पोस्ट क्रिएट ही नहीं हुई। सर इसमें हम फिर मेथड के अंदर आगे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर पोस्ट क्रिएशन में कोई इशू हुआ है, पोस्ट क्रिएट नहीं हुई, हम्म, तो आप यूजर की वो जो आईडी आपने क्रिएट की है अभी रिसेंट, तो उसको आप डिलीट कर दें। डिलीट का मेथड वो एक जो होता है लारावेल का अपना बाय डिफॉल्ट वो यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। गुड। गुड। वैसे इसके लिए लारवल के अंदर बिल्ट इन फीचर है डीबी ट्रांजैक्शन, इसको सर्च कीजिएगा, ये आपके काम आएगा। डीटी ट्रांसमिशन, ठीक है सर। जी। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे पास हमारी एप्लीकेशन है, जिस तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे थे एक सिनेरियो को, हमारे पास कोई एक्सेप्शन आती है, तो उस एक्सेप्शन को हम किस तरह से, फॉर एग्जांपल हमारी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रही, ब्राउज़र के अंदर शो नहीं हो रहा या एजेक्स नेटवर्क टैब के अंदर नहीं आ रहा, उसको हम किस तरह से जी रिव्यू कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या एरर आ रहा है? सर मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो नीचे हम राइट क्लिक करते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो नीचे हमारे पास एक बार पूरी खुल जाती है जिसके अंदर स्क्रिप्ट होता है, नेटवर्क्स की टैब होती है वगैरह वगैरह। तो नेटवर्क्स की टैब के अंदर मोस्टली हम जाके चेक करते हैं कि नहीं। हमारी रिक्वेस्ट जी उसका का क्या अ, स्टेटस आया है। जी अमन, उसका वैसे मैंने बताया है कि उसको उसके अंदर भी वहाँ पे लॉग नहीं, वहाँ पे वो चीज़ नहीं आई, तो उसको हम किस तरह से अच्छा। रिव्यू करेंगे? फॉर एग्जांपल एक अ, एक्सेप्शन थ्रो हुई, ब्राउज़र के अंदर भी शो नहीं हुई, नेटवर्क टैब के अंदर भी नहीं आई, नहीं आ रही, तो अब उसमें एप्लीकेशन में कोई इशू है, तो उसको अब ट्रैक कैसे करना है हमने? हम उसे लाइन बाय लाइन डाइट अप करके दे सकते हैं कि इशू असल में कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारा जो लारवेल है एक्सेप्शन थ्रो होती है तो हमारा लॉग क्रिएट करता है, ठीक है, तो वो लॉग कहाँ पे जी होते हैं, लारवेल लॉग्स? सर ये इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो मे बी कन्फिग वाले फोल्डर में होता है। मैंने लॉग्स कभी चेक नहीं किए सर, ठीक लेकिन है। मे बी ये उस वाले फोल्डर में होता है। ठीक हो गया। ये आपके पास स्टोरेज के अंदर लॉग्स के अंदर लारावेल डॉट लॉग एक फ़ाइल होती है जिसके अंदर लारावेल हर एक्सेप्शन के लॉग्स वहाँ पे क्रिएट करता है। ठीक है, मुझे याद आ गया, हम लोग वहाँ इमेजेस और फाइल वगैरह स्टोर करते हैं सेव एज या उस तरह करके। जी। ठीक हो गया। अमन, आपकी लारावेल की स्किल्स माशाल्लाह अच्छी हैं, ठीक है, आप इनको जी मज़ीद इम्प्रूव कर सकती हैं। इस वीडियो के एंड पे भी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आस्क किए हैं यहाँ पे आपसे पूछे हैं, उनके आंसर भी मैं अटैच कर दूँगा। ठीक है ठीक है। सर। इन स्किल्स के साथ मुझे अभी मार्केट में, जैसे मैं इस्लामाबाद में हूँ, जी। तो पिंडी इस्लामाबाद में मुझे कितनी सैलरी का कहना चाहिए कि इतनी सैलरी मुझे देना है। ठीक है। अब उसमें आपके पास 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि क्या आपने पहले कंपनी पे भी डिपेंड करता है, कंपनी का जो ओवरऑल एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं, या कंपनी का ओवरऑल मोरल कितना है, वो छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, हाई प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। दूसरा आपका अपना ओपिनियन ये होता है कि आपने सिर्फ सैलरी पे फोकस करना है या अपनी स्किल्स पे भी फोकस करना है। अब समहाउ ये होता है कि आप ये कहते हैं, लाइक मेरे केस के अंदर जब मैं था और मैं यही डिमांड करता था कि अगर वहाँ पे मेरी लर्निंग अच्छी हो रही है तो मैं सैलरी पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ, तो उसमें आप कंप्रोमाइज़ पे आप 30 to 40 कह सकती हैं आप, ठीक है, कि मुझे इतने आप दें अगर मेरी लर्निंग हो रही है। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी लर्निंग ऑलरेडी अच्छी है, ठीक है, आप
अब प्रोफेशनल कैरियर में हैं, आपको सैलरी वगैरह, ठीक है, आपने अपना एक्सपेंस वगैरह भी निकालना होता है, तो उसके लिए आप 60 to 70 इतना ऑफ़र कर सकती हैं आप। ठीक है सर। जी। थैंक यू हाँ। सो मच। हाँ, और माशाल्लाह आपकी इंटरव्यूज़ की स्किल्स भी अच्छी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने टेक्निकल क्वेश्चन भी आपसे किए हैं, तो आपने उनका भी रिस्पॉन्ड अच्छा किया है, तो जो टेक्निकल साउंड होता है, साउंड्स गुड होता है, देन ही कोई रिस्पॉन्ड कर सकता है, अदरवाइज़ काफ़ी सारे लोग पजल हो जाते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज़ के अंदर स्पेशली। ठीक है, थैंक यू सर। ओके हेमन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।